प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला क्या होता है? C अपॉन वाई। इसी प्रकार से मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम का फार्मूला क्या होता है? चेंज इन C अपॉन चेंज इन वाई। पढ़ लिया था अपन ने, क्लियर होगी बात। उसके बाद MPS, तो इसकी परिभाषा भी आप लोगों को अच्छे से याद कर लेना, पूछी जाती है पेपर में। आप पेपर पुराने पेपर उठा के देख सकते हैं, इससे सही जोड़ी बनाने के लिए आती है, खालिज स्थान आते हैं। तो ये जितने भी फार्मूले मैंने आपको दिखाए सारे काम के हैं। आई बात समझ में? चलिए थोड़ा मुझे वो दिखा दो। तो आज अपन को पढ़ना है, आज अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर में एक प्रश्न पढ़ेंगे, औसत उपभोग प्रवृत्ति और औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध स्पष्ट कीजिए। रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। तो आज पढ़ेंगे रिलेशनशिप औसत उपभोग प्रवृत्ति, औसत उपभोग प्रवृत्ति घर जा रहे हैं कैसे जाओ? साइकिल से आए क्या है? कितनी दूर पास है? चलिए भैया, तो कल अपन ने पढ़ा था ये सारी चीजें। आज रिलेशन पढ़ना है। किसमें रिलेशन पढ़ना है? औसत उपभोग प्रवृत्ति एवं सीमांत उपभोग प्रवृत्ति, सॉरी औसत बचत प्रवृत्ति में, औसत बचत प्रवृत्ति में, औसत बचत प्रवृत्ति में संबंध। तो आज का टॉपिक है ये संबंध, रिलेशनशिप बिटवीन, किसके किसके बीच रिलेशन की है? APC एंड APS, इसके बीच का रिलेशन अपन को पढ़ना है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव और एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम के बीच का रिलेशन पढ़ना है। क्या रिलेशन दोनों के बीच होता है, ठीक है ना? अब देखिए, आपको पता है, क्या पता है? आपने पढ़ी APC प्लस APS बराबर 1, ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? APC प्लस APS बराबर क्या होता है? 1 होता है। आई बात समझ में? अब ये कैसे बना, इसको समझने की क्या करते हैं, कोशिश करते हैं। आई बात समझ में कि किस प्रकार से आपका फार्मूला जनरेट हुआ, किस प्रकार से आपका फार्मूला क्रिएट हुआ, इसके विषय में समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना? अब ये बताइए, इनकम के कितने पोर्शन होते हैं? ठीक है, इनकम के कितने पोर्शन होते हैं बताइए? इनकम के 2 पोर्शन होते हैं, एक क्या होता है कंजम्पशन और एक क्या होता है सेव। दो ही काम होते हैं इनकम के, फिर कुछ कंज्यूम कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कुछ सेव कर लेते हैं। आई बात समझ में? हमको ये चीज सिद्ध करनी, आई बात समझ में? किसके थ्रू? इसके थ्रू। तो y बराबर क्या होता है? C प्लस S। यदि दोनों पक्षों में y से भाग देने पर, y से दोनों पक्षों में क्या देने पर? भाग देने पर। इफ डिवाइड बाई y बोथ साइड, दोनों साइड क्या करते हैं? डिवाइड करते किससे? y से। तो क्या होगा? ध्यान दें, y बराबर C प्लस S है कि नहीं? डिवाइड करने तो अपॉन y हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा बेटा? C अपॉन y हो जाएगा। इसी प्रकार से इसमें क्या हो जाएगा? S अपॉन y हो जाएगा। y अपॉन y क्या होता है? y अपॉन y क्या होता है? y को y से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? y से y को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा।
सी अपॉन वाई क्या होता है? सी अपॉन वाई किसका फार्मूला होता है? सी अपॉन वाई किसका फार्मूला होता है? औसत उपभोग एपीसी। एस अपॉन वाई किसका फार्मूला होता है? एपीएस। तो दैट्स प्रूफ कि भैया यदि आप रिलेशन मेंटेन करना चाहते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं। इसका रिलेशन क्या हो जाएगा? मेंटेन हो जाएगा। इसको प्रूफ करना है कि भैया एपीसी प्लस एपीएस बराबर 1 होता है कि नहीं होता। तो मैंने क्या दिया? y बराबर सी प्लस एस होता है। अब मैंने दोनों साइड में क्या कर दिया? y से डिवाइड कर दिया। तो y से अपन ने डिवाइड कर दिया तो क्या हुआ बेटा? डिवाइड करने से y अपॉन y, c अपॉन y, s अपॉन y, y अपॉन y कैंसिल हो तो एक बचा। c अपॉन y किसका फार्मूला होता है? एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, s अपॉन y एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये रिलेशन क्या होगा? सिद्ध होगा कि इनके बीच में कोई रिलेशन जिसकी क्या होती है उसकी वैल्यू 1 आती है। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को? चलिए, तो एक रिलेशन ये हो गया। एक रिलेशन और होता है। एक रिलेशन कौन सा होता है भाई? कि भैया क्या रिलेशन है एमपीएस एमपीसी और एमपीएस बराबर 1। मतलब रिलेशनशिप बिटवीन सीमांत उपभोग प्रवृत्ति और सीमांत बचत प्रवृत्ति में क्या संबंध पाया जाता है, इनके बीच क्या रिलेशन होता है। अब आपको पता है y बराबर क्या होता है? c प्लस एस। ये चीज आपको जानकारी में है कि नहीं? y बराबर क्या होता है? c प्लस एस। अब यदि दोनों पक्षों में y से भाग देने y से क्या करने पर? भाग देने पर। इन दोनों पक्षों में अभी y से नहीं सॉरी डेल्टा से गुणा करने गड़बड़ हो जाएगा क्या भाई? सॉरी, y से भाग देने पर करना। y से क्या देने पर? भाग देने। y से भाग देने क्या बोले? समीकरण में डेल्टा से गुणा करने पर डेल्टा से गुणा करना है, फिर समीकरण में डेल्टा y से भाग देना। ठीक है। समीकरण दोनों पक्षों में डेल्टा से गुणा करने पर इफ multiplied by डेल्टा इन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे तो डेल्टा y हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा डेल्टा c, क्या हो जाएगा? डेल्टा s। ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? इनटू करेंगे तो डेल्टा y, डेल्टा s c, डेल्टा s। अब क्या करना है अपने को? y से भाग। अब डेल्टा y से भाग देंगे, भाग देने पर। ठीक है ना? सिंस डेल्टा y इज डिवाइड, तो डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल्टा y अपॉन डेल्टा y बराबर डेल्टा c अपॉन डेल्टा y प्लस डेल्टा s अपॉन डेल्टा y। डेल्टा कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 1। डेल्टा c अपॉन डेल्टा y क्या होता है? एमपी सी। और डेल्टा s अपॉन डेल्टा y क्या होता है? एमपी। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है, वैसे नॉर्मली केसेस में नहीं पूछा था, पर आप लोगों को याद रहे कि रिलेशन पूछा जाता है 3 नंबर से कम में आएगा नहीं। रिलेशन बताना आसान है, एक बार अपने से करेंगे तो समझ में आ जाएगा। ठीक है ना? एपीसी एपीएस बराबर क्या होता है? 1। हमको पता है y बराबर क्या होता है? c प्लस एस। आई बस हमने दोनों पक्षों में क्या करना है? कितने से? y से डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? y अपॉन y, c अपॉन y, s अपॉन y। y अपॉन y कैंसिल तो 1 हो जाएगा, c अपॉन y एपीसी, s अपॉन y क्या हो जाएगा? एपीएस। इसी प्रकार से इसमें पहले डेल्टा से क्या करना पड़ेगा? इनटू करना पड़ेगा। बोथ साइड में डेल्टा से क्या कर दिया? दोनों पक्षों में इनटू कर दिया, तो इनटू किया तो ये वैल्यू बनेगी डेल्टा y डेल्टा c प्लस डेल्टा s
फिर क्या कर दिया, डेल्टा से डिवीजन कर दिया डेल्टा वाई से, तो क्या हुआ डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा सी अपॉन डेल्टा वाई, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई। इसको अपन ने सॉल्व किया तो कितना है 1, इसकी वैल्यू कितनी है एमपी सी, इसकी वैल्यू कितनी आ गई एमपी। ठीक है, तो ये रिलेशन कभी कभार पूछ लिया जाता है, तो आप लोगों को इसको भी दिमाग में रख लेना कि कैसे कैसे इसको मेंटेन करेंगे। ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन एपीसी और एपीएस क्लियर है, और रिलेशनशिप बिटवीन एमपीसी और एमपीएस। ठीक, ये हो गया। ठीक, आज की क्लास में जो सबसे जरूरी चीज पढ़नी है उसके विषय में अपन बात करेंगे। निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं, ये पूरे प्रश्न को उत्तर के समझेंगे आज। ऐसी की पूरी क्लास आज रहने वाली है, इसी से पूरा चर्चा कर। निवेश गुणक क्या होता, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर, थ्योरी ऑफ मल्टीप्लायर। बेटा आगे आ जाओ। हो गया, ये हो गया। यस, पढ़ा था आज की जो महत्वपूर्ण इससे क्वेश्चन भी 4 नंबर में 2 बार पेपर में आया हुआ, ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है, इसको समझने का प्रयास करें। चलिए ध्यान देते हैं। निवेश गुणक, इंग्लिश में बोलेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। निवेश गुणक है क्या, पहले समझ लीजिए। निवेश गुणक का मतलब क्या होता है, सीधी भाषा में समझने की कोशिश करें तो निवेश गुणक क्या होता है। निवेश गुणक ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति, बातों को सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति एक बार निवेश करता है, यदि कोई व्यक्ति एक बार निवेश करता है तो निवेश करने से उसमें कितने गुना इनकम में वृद्धि होती है, कितने गुना आय में क्या होती है, वृद्धि होती है। यह जानने के लिए क्या पढ़ते हैं, निवेश गुणक। बात समझ में आई कि नहीं आई, कि भैया हमारे निवेश करने के परिणाम स्वरूप हमारे आय में कितनी क्या होती है, वृद्धि होती है। ठीक है ना, तो भैया निवेश के परिणाम स्वरूप आय में कितना परिवर्तन हुआ, निवेश के परिणाम स्वरूप हमारी आय में कितना परिवर्तन हुआ। आई मतलब यदि इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट होने से हमारी इनकम में कितना चेंज आता है, तो यह जानने के लिए क्या पढ़ा जाता है, निवेश गुणक। आई बात समझ में। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ निवेश गुणक को रिप्रेजेंट करते हैं के से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से। के इसका सिंबल होता है, क्या सिंबल होता है, के।
के से रिप्रेजेंट किया जाता है निवेश गुणक। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कैन बी डिटरमाइंड बाय के। आई बात समझ में? के का कोई मतलब नहीं, पर के आपको याद रखना, इसकी वैल्यू क्या है, के से अपन क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। इसका फार्मूला क्या हुआ कि ये चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। बात समझ में? कहने का मतलब ये है कि हमारी इन्वेस्टमेंट में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारी आय में कितना परिवर्तन आता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, निवेश गुणक। क्या बोलते हैं, निवेश गुणक। यदि परिभाषा आती है 2 नंबर में तो आपको फार्मूले सहित लिखना पड़ेगा कि निवेश गुणक से आप क्या समझते हैं। तो निवेश गुणक या गुणक निवेश आय में संबंध स्थापित करता है। निवेश गुणक निवेश में परिवर्तन तथा आय में परिवर्तन का अनुपात है। आयोजन निवेश में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हमारी आय में कितना परिवर्तन हुआ, इसका जो अनुपात होता है उसको क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ चेंज इन इन्वेस्टमेंट चेंज इन इनकम। इनकम में चेंज होने पर हमारी इनकम, इन्वेस्टमेंट में चेंज होना, इनकम में कितना चेंज होता है, इसको जानने के लिए क्या पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्या पढ़ते हैं, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। क्लियर हो गई बात? ये बात आपको समझ में, परिभाषा समझ में आ गई। अब ये कार्य किस प्रकार से करता है, वर्किंग किस प्रकार से करता है, इसको समझने का प्रयास करें। आएगा समझ में, ये वर्किंग किस प्रकार से करता है इसको समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहले बेटा चक्र के बाद बेटा प्रारंभिक निवेश। चक्र के बाद बेटा जी प्रारंभिक निवेश। प्रारंभिक निवेश इसको बोलते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इनिशियल इन्वेस्टमेंट चेंज इन आई बोलेंगे, चेंज इन इनिशियल इन्वेस्टमेंट। इसके बाद अगला होगा उपभोग, यही है आय में वृद्धि। आय में वृद्धि, आय में वृद्धि। चेंज इन इनकम, इनकम को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। तो चेंज इन इनकम, चेंज इन इनकम चक्र हो गया, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इनकम। उसके बाद इनकम में कितने पोर्शन होते हैं, 2। एक क्या होता है, उपभोग। तो उपभोग में वृद्धि, उपभोग में वृद्धि। चेंज इन कंजम्पशन, चेंज इन कंजम्पशन यानी चेंज इन सी। इसके बाद बेटा जी उपभोग करने का बचत भी होती होगी, तो बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि। ये चेंज इन एस, चेंज इन सेविंग। ठीक है भैया साहब, तो ये है आपका। ये काम करें किस प्रकार से, पहले आप कलम वलम रख के समझ लीजिए, पूरी तरीके से समझने में फोकस करिएगा। एक एक चीज दिमाग में बैठ जाएगी यदि आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। इनिशियल इन्वेस्टमेंट ए सेक्टर से स्टार्ट करते हैं। एक अब जरा सोच के देखिए, यदि मान लीजिए किसी बंदे ने शुरुआत में 1000 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया, कितना, 1000 करोड़। मैं 1000 वैल्यू लेकर चलूंगा, उसको आप करोड़ में कन्वर्ट करते जाइएगा, पर 1000 दिमाग में सोचने का लिए। भैया एक व्यक्ति ने, मान लीजिए धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी जी ने 1000 रुपए एक बार इन्वेस्ट किए। इन्वेस्ट करने का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? इन्वेस्ट करने का मतलब ये होता है कि वो व्यवसाय करना चाहते हैं, कोई व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं। तो यदि बिजनेस को ऑपरेट करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं क्या करेंगे, पैसे को निवेश करेंगे। निवेश करने का मतलब क्या होता है? निवेश करने का मतलब पैसा लगाएंगे किसी व्यापार में। व्यापार में लगाने का मतलब क्या होता है, इस 1000 रुपए में से पहले जमीन खरीदेंगे। अब जरा सोच के बताइए, मान लीजिए मुकेश अंबानी जी ने इससे जमीन खरीदी, तो क्या इसको पैसा नहीं दिया? दिया। फिर क्या खरीदी होगी मुकेश अंबानी जी ने? मशीन मान लीजिए इससे खरीदी, इसको पैसा दिया। फिर रॉ मटेरियल खरीदा तो उसको पैसा दिया। आई बस सामने वर्कर काम कर, उनको पैसा दिया कि नहीं दिया? जो 1000 रुपए, मेरी बात को गौर सुनिए, जो 1000 रुपए मुकेश अंबानी जी ने निवेश किया, इन्वेस्ट किया, वो पैसा अल्टीमेट गया किसके पास? अल्टीमेट किसी न किसी पर्सन की इनकम हुई कि नहीं हुई ना? इस बात को आप समझ पा रहे हैं? यदि मैं 1000 रुपए खर्च कर रहा हूँ, निवेश कर रहा हूँ, निवेश करने का मतलब क्या, मैंने जमीन खरीदी, फिर जमीन खरीदी तो जमीन वाले को पैसा दी,
मशीन खरीदी तो मशीन वाले को पैसा दिया, बिल्डिंग तैयार की तो बिल्डिंग बनाने वाले को पैसा दिया। तो जो मैंने 1000 निवेश किया किसी न किसी दूसरे बंदे की क्या बनी, इनकम बनी कि नहीं बनी, वो पूरी की पूरी 1000 दूसरे बंदे की क्या बनेगी, इनकम। अब जरा बात को और सुनिएगा कि भैया ये 1000 किसी व्यक्ति की पूरी क्या है, आय। किसी एक व्यक्ति को लेते, एक व्यक्ति का पूरी की पूरी क्या हो गई, आय हो गई। अब ये बताइए जिस व्यक्ति की इनकम है, जिस व्यक्ति को पैसा मिला होगा वो पैसे करते क्या है? पैसे के दो काम होते हैं, पहला क्या होता है कंजम्पशन, दूसरा क्या होता है सेविंग। भैया जिसके पास 1000 रुपया गया होगा उसने क्या किया होगा, कंजम्पशन किया होगा। आई बस कंजम्पशन मान लेते हैं कि 80% कर रहे हैं, यानी एमपीसी जो हमारा है बेटा जी वो 0.8%। 0.8% का मतलब ये हुआ कि भाई 80% कंजम्पशन कर रहे हैं। कितना कंजम्पशन कर रहे हैं, 80%। तो जिस व्यक्ति की 1000 इनकम बनी उसने 80% क्या कर दिया, खर्च कर दिया। किया कि नहीं किया? 80% खर्च करने का मतलब कितना हुआ, 800 उसने खर्च कर दिया, बच कितना गया, 200। इस बात से आप एग्री करते हैं? वो बचत खाते में कितना चला गया। अब जरा सोच के देखिए, मान लीजिए मेरे को 1000 रुपए मिला, कैसे मान लीजिए, तो मैंने क्या किया, 800 रुपए खर्च किया। 800 रुपए क्या किया, खर्च किया। जब मैंने 800 रुपए खर्च किया, इसका मतलब मैंने क्या किया, इसका मतलब मैंने वस्तुएं ली होंगी या तो सेवाएं ली होंगी। मान लीजिए मैंने 800 रुपए की इससे वस्तुएं ली, क्या सुनिएगा, 800 रुपए क्या कर ली, वस्तुएं ली। जब मैंने 800 रुपए की वस्तुएं ली तो इसके लिए वो 800 रुपए क्या है इनकम के नहीं, इसके लिए वो 800 रुपए क्या है, इनकम। इनकम है कि इस बात से आप एग्री करते कि नहीं करते? अब ये जो 800 रुपए मैंने खर्च किए ना, ये 800 रुपए 20 सेक्टर में आके दूसरे व्यक्ति की क्या बन गई, इनकम। इस बात से आप एग्री करते कि नहीं करते? अभी दूसरे व्यक्ति की इनकम, दूसरा व्यक्ति क्या करेगा, दूसरा व्यक्ति क्या दूध का धुला है, वो खाता पीता नहीं होगा, वो करेगा, होता होगा, भगवान तो है नहीं, वो भी कंजम्पशन करता होगा। उसने कितने परसेंट कंजम्पशन कर लिया भाई साहब, 80%। 80% का मतलब 640 रुपए कंज्यूम कर लिया, बचा कितना, 160 रुपए बच गया। इस बात से एग्री करते हैं? एक बार ध्यान सुने, लिंक को बैठा है। मुकेश अंबानी जी ने कितना लगाया था शुरुआत में, 1000 रुपए लगाया। 1000 लगाने का मतलब आप समझ में आए, यदि किसी ने 1000 रुपए किसी व्यवसाय को संचालित करने में लगाया, इसका मतलब ये हुआ उसने जमीन खरीदी होगी, कुछ ना कुछ खरीदा होगा, वो पूरा 1000 रुपए दूसरे व्यक्ति क्या बन गई, इनकम। इसमें एक व्यक्ति शामिल है, कई सारे व्यक्ति शामिल, तो इनकम तो बनी ना सबकी। अब जिनकी ये इनकम बनी, इनकम के कितने पोर्शन होते हैं, मैं आपको पढ़ा के अभी आया, इनकम के कितने पोर्शन होते हैं, 2। कितने पोर्शन होते हैं, 2। पहला क्या होता है कंजम्पशन और दूसरा क्या होता है सेविंग। तो 1000 में से कितना कंज्यूम हो गया, 800 कंज्यूम हुआ कि नहीं हुआ, बचा कितना, 200। तो 200 बच गया। फिर सोचिए जिस व्यक्ति को 800 इनकम है, क्या वो खर्च नहीं करेगा? तो कभी कंजम्पशन हो कितने परसेंट, 80%। तो 80% उसने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, शेष बचा हो क्या हो गई, बचत। अब जरा सोच के देखिए, सी राउंड में ये 640 रुपए किसी व्यक्ति की क्या इनकम नहीं बनी होगी, बनी होगी ना, ये दूसरे व्यक्ति की इनकम तो बनी होगी। जब हमने खर्च किया तो मतलब किसी न किसी दूसरे व्यक्ति को पैसा मिला, और दूसरे व्यक्ति को जब पैसा मिले तो दूसरे व्यक्ति क्या जनरेट हुई, इनकम। जैसे आप लोगों को फीस दिया तो बेहतर, आपकी तरफ तो खर्चा है पर मेरे लिए क्या हो, इनकम। मैं क्या करूंगा, इनकम को खर्च करूंगा, तो मेरे लिए क्या होगा, खर्चा, दूसरे व्यक्ति के लिए क्या होगी, इनकम। बात समझ में ऐसा ना चलता है, क्लियर होगी बात? अब देखिए ये क्या करेगा भैया, अगले राउंड में ये क्या करेगा भाई साहब, कंजम्पशन करेगा। कितने परसेंट कंजम्पशन मैंने मान के रखा, 80%। तो 80% कंज्यूम करने का मतलब कितना कंज्यूम करेगा, 512 रुपए इसने क्या कर लिया, तो शेष कितना बचा, 128। क्या हो गई इसकी, ये बात ग्रे करते कि नहीं करते, कोई समस्या तो नहीं। अब ये बताइए, ये 512 रुपए जो खर्च हुआ अगले व्यक्ति के लिए क्या है, इनकम है कि नहीं, इनकम। इनकम के कितने पोर्शन, 2। कंजम्पशन कितने परसेंट, 80%। तो 512 का 80% कितना, 409.6। शेष बची क्या बेटा, 102.4। ये फ्लो तब तक चलता रहता है, ये फ्लो तब तक चलता रहता है जब तक कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट
किसके बराबर नहीं हो जाता भैया? सेविंग के बराबर नहीं हो। कुछ ऐसा चक्र आपने पढ़ा था कहीं क्या? क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक, ऐसा ही क्रेडिट क्रिएशन होता है कॉमर्शियल बैंक, उसमें लोन जैसा कोई कॉन्सेप्ट याद है ना? लोन दे देते हैं, लोन देने के बाद कितने परसेंट अपने पास रख लेते हैं? 20%। फिर क्या करते हैं? जो पैसा बचा लोन में दे देते हैं। कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट इसमें काम कर रहा है, पर इसमें क्या याद रखना है? इसमें कंजम्पशन और सेविंग, यहाँ सेविंग हो रही 20% की, वहां क्या होता था? अपन रिजर्व बनाते, क्या बनाते थे? रिजर्व। यहाँ कंजम्पशन समझ में आया, वहां लोन होता था। कहानी तो वही चल रही ना, चक्र तो वही चल रहा है ना। क्लियर होगी बात की नहीं क्लियर? चलिए, तो ये कंडीशन कब तक चलती रहेगी बेटा जी? जब तक कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसके बराबर हो जाएगा? सेविंग के बराबर क्या हो जाएगा? तब तक यह चक्र क्या होता रहेगा? चलता रहेगा। बात समझी कि नहीं समझी? आप लोग दिमाग में आई बात कि नहीं आई? क्लियर है? अब इसका कार्यकरण पूछ लिया जाता है कि वर्किंग किस प्रकार से करता है। इसकी पूरी वर्किंग मैंने आपको समझा दी, आई बात समझ में? इस पूरी वर्किंग को आप लिख सकते हैं इसी प्रकार से। क्लियर हो गई बात की नहीं? कि भैया इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, प्रारंभिक विनियोग कितना है? 1000। प्रारंभिक विनियोग जितना भी हो, दूसरे व्यक्ति क्या बनी? इनकम। इनकम में कितने हिस्से होते हैं? दो हिस्सों में से हमने 80% कंज्यूम कर लिया, शेष कितना बच गया? शेष जो बचा वो क्या हुई? बचत। जो हमने कंज्यूम किया दूसरे व्यक्ति क्या बनी? इनकम। उसमें से इनकम में से 800 में से कितना खर्च किया उसने? 600। अगला क्या हो गया? बचत। शेष पैसा अगले व्यक्ति के लिए क्या बनी? इनकम। तो ये पूरी प्रक्रिया क्या होती रहती है? चलती रहती है। बात समझ में आई कि नहीं आई? ये कब तक चलेगी? जब तक कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट किसके बराबर है? किसके बराबर है? सेविंग के बराबर हो जाए। ये बात आप समझ गए? कोई दिक्कत, कोई समस्या? ये बातें आपको समझ में आ गई ना? अब देखिए, इसके कुछ सूत्र होते हैं, इसके कुछ फार्मूले होते हैं, उन फार्मूलों को समझ लेते हैं। तो के बराबर होता है एक फार्मूला, के बराबर होता है चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। चेंज इन आई, ये जो आई है ना बेटा जी, यही आगे चल के क्या होता है? इन्वेस्टमेंट यही होता है जो अपन सेविंग करते हैं। सेविंग तो आगे चल के इन्वेस्टमेंट होती है, बचत ही क्या होती है? आगे चल के वो होती है। तो इसको अपन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस भी क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। जो इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट कब करते हैं आप? जब आपकी क्या होती है? बचत। बचत ही तो आगे चल के इन्वेस्टमेंट होती है। बचत नहीं होगी तो इन्वेस्टमेंट होगा नहीं, तो बचत ही आगे चल के क्या बनती है? आपकी इन्वेस्टमेंट बनती है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस लिखा जा सकता है। आगे बढ़ते, इसके बाद के बराबर, इसका फार्मूला आपने कुछ पढ़ा होगा, पहले मैं आपको समझा दूं का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। आपने फार्मूला पढ़ा है चेंज इन एस अपॉन अब देखिए, आपने पढ़ा होगा चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। यस, ये किसका फार्मूला होता है? एमपीएस। इसका फार्मूला होता है एमपीएस। यहां फार्मूला उल्टा है। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस उल्टा हो गया। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस, तो क्या करेंगे अपन? इसके अपॉन 1 करके एमपीएस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? एमपीएस लिख सकते हैं। कैसे सर ये क्या होगा? इसको जरा ध्यान समझिए। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस, इसका मतलब ये है कि भैया एमपीएस तो हो सकता है, पर ये चेंज इन एस नीचे है ना, तो इसको अपॉन 1, तो 1 ऊपर मान लिया और पर एमपीएस नीचे मान लिया। इसको रट लीजिए, अभी ज्यादा मैथमेटिक्स में मत समझिए। के का दूसरा फार्मूला क्या हुआ? 1 अपॉन एमपीएस। 1 अपॉन एमपीएस। अब देखिए दूसरा फार्मूला क्या बन सकता है? के बराबर 1 अपॉन एमपीएस का एक फार्मूला मैंने आपको बताया था, आपको याद है? एमपीसी प्लस एमपीएस बराबर 1 बताया था। एमपीएस को और क्या लिखा जा सकता है? एमपीएस बराबर 1 माइनस एमपीसी हो सकता है कि नहीं हो सकता? तो यदि मैं इसकी जगह 1 माइनस एमपीसी कर दूं तो कुछ गलत है? नहीं गलत है। फार्मूला ध्यान से देखते चलिएगा। पहला फार्मूला क्या है? चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। मैंने बोला आई आगे चल क्या बनती है? जो सेविंग होती है वही क्या बनती है? आपकी आई बनती है। तो अपन चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस लिख सकते हैं। फिर चेंज इन वाई ऊपर है, चेंज इन एस नीचे। तो मैंने कहा चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई आपने पढ़ा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है? एमपीएस। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब चूंकि चेंज इन वाई ऊपर, इसके बनने वाली 1 और 1 के नीचे क्या लग दी? एमपीएस। एमपीएस का फार्मूला आपको पहले से पता, 1 माइनस एमपीसी। 1 माइनस एमपीसी लिख सकते हैं, एमपीएस के लिए लिख सकते हैं।
बात समझ में आई कि नहीं? ये किसके फार्मूले हो गए? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, निवेश गुणक। किसके फार्मूले हो गए? निवेश गुणक। बात समझ में आई कि नहीं? अब देखते हैं कि भैया हमारा निवेश कितने गुना हो गया, आई बस हम वो देखना है आपको। तो कैसे पता करो, ध्यान दो। के बराबर 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी की वैल्यू कितनी? 0.8। इसको सॉल्व कर दो। 1/1 से 0.8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 0.2। ये समझ में आया? 0.2। यहां से आप दशमलव में 0 बढ़ा सकते हैं, बढ़ा सकते। 2 पंचे 10। कितने गुना हो जाएगा हमारा इन्वेस्टमेंट? 5 टाइम्स। कितने गुना हो जाएगा? 5 गुना हो जाएगा। तो मतलब ये हुआ कि जो हमारा इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है? 1000। तो ये कितने गुना हो जाएगा बेटा जी? 5000। कितने गुना हो जाएगा? 5 है, मतलब 5 गुना हो जाएगा। मतलब 1000 कितना हो जाएगा? 5। 1 से गुना करेंगे तो कितना आएगा? 5000। इसी प्रकार से हमारा कंजम्पशन कितना है? 0.8 यानी 80%। 5000 का 80% कितना होगा? 4000। कितना होगा? 4000। 4000 हमारा क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। क्या हो जाएगा? कंजम्पशन। बात समझ में आई कि नहीं? चलिए एक बार पुनः ध्यान समझिए, दिमाग लगा समझिए। देखिए मैंने बताया, इसके बाद मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँ, ध्यान सुनिएगा। के बराबर चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन आई। आई को अपन लिख सकते हैं चेंज इन एस। क्यों लिख सकते हैं? मैंने बताया आपकी सेविंग होगी, वही चलते क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है। तो चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस। चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एस, इसका फार्मूला क्या होता है? के बराबर 1 अपॉन एमपी एस। क्यों हुआ? क्योंकि चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई का फार्मूला क्या होता है? एमपी एस। चेंज इन वाई ऊपर है, इसलिए क्या माना अपन ने? 1 अपॉन एमपी एस। एमपी एस का फार्मूला क्या होता है? 1 माइनस एमपीसी। तो 1 अपॉन एमपीसी भी लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? क्लियर हो गई बात? कोई समस्या? मेरा क्वेश्चन ये है, और सुनिए बात, यदि मैं कंजम्पशन बढ़ा दूं, यदि मैं कंजम्पशन बढ़ा दूं, कंजम्पशन क्या कर दूं? मान लीजिए 90% कर दूं, 0.9% कर दूं। यदि मैं कंजम्पशन बढ़ा दूं तो ये बताइए इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? सुनिए, यदि मैं कंजम्पशन बढ़ा दूं तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। बढ़ेगा क्योंकि वहाँ पास वो कंजम्पशन ज्यादा करेगा तो फिर दूसरी जगह आएगा वापस 8 से 10। देखिए के बराबर 1 अपॉन 1 माइनस 0.9। 0.9 हो जाएगा। कितना होगा भैया? 1 अपॉन 0.1। कितने बचेगा? यहां दशमलव हटाने के लिए 0 बढ़ाइए। कितने गुना? बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई का कैसा रिलेशन है? सीधा संबंध है। जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ता जाएगा उससे हमारा क्या हो जाएगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई में क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। अभी मैं एक दिन आपको पढ़ाऊंगा मितव्ययिता का विरोधाभास। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, मैं समझाऊंगा उसके पीछे कारण क्या है। मितव्ययिता का विरोधाभास, कम खर्च करेंगे तो हमको लगता है देश में ज्यादा इनकम दे रहे, तो ऐसा नहीं होता है। उसके पीछे कारण क्या है उसको समझेंगे। ये समझ में आएगा नहीं? चलिए दूसरा क्वेश्चन। यदि मैं बचत को बढ़ा दूं, बचत क्या कर दूं? बढ़ा दूं। अभी यहां पास 0.2 था, अब मैं कर दूं 0.4। क्या कर दूं? 0.4। 0.4 समझ रहे हैं? 40% मैंने कर दिया बचत। क्या होगा? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। क्या होगा? कम होगा। यदि आप ज्यादा मात्रा में बचत करें, इसका मतलब क्या है? कि आप कम खर्च करें। अब कम खर्च करने का मतलब ये है कि लोगों के पास पैसा जेब में नहीं है, आप अपनी जेब में पूरा पैसा रखे हुए हैं। समझ पा रहे हैं? इसके बीच कैसा रिलेशन? इनवर्स। कैसा रिलेशन? इनवर्स। यदि आप ज्यादा सेविंग करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर कम होगा। बात समझ पा रहे कि समझ पा रहे हैं? यदि कंजम्पशन ज्यादा करेंगे तो इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर में क्या होगा? ज्यादा होगा। क्लियर हो गई बात? कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम यहां तक? इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर समझ में आया कि नहीं आया? कैसे काम करता है सर्कल, समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गई बात कि भैया एक बार इन्वेस्ट करने से कितने गुना इनकम लोगों की क्या हो जाती है? जनरेट हो जाती है। किस प्रकार से काम करता है? इसलिए इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी यदि होता है, कोई बंदे इन्वेस्टमेंट करता है तो उससे क्या होता है? इनकम जनरेशन होता है। क्या होता है? इनकम जनरेशन। इनकम जनरेशन होने का मतलब लोगों को क्या मिलता है? काम मिलता है।
रोजगार मिलता है, जिससे खर्च करने की एबिलिटी क्या होती है, बढ़ती है। समझ में आई बात की नहीं? कोई समस्या आप लोगों को यहाँ तक? तो सारे फार्मूले आपको रटे होने चाहिए, के सारे फार्मूले आपको याद होने चाहिए। क्लियर हुई बात है? कोई समस्या? बात समझ में आ गई? ये पूरी डायग्राम समझ में आ गया कैसे काम करता है। आप लोग अपने शुभ हाथों से नहीं बनाएंगे तो शुभ हाथों से लिख नहीं पाएंगे। एक दो बार अपने से प्रैक्टिस करिए, किस प्रकार से बनाया गया है डायग्राम, किस प्रकार से बना हुआ है, ठीक है ना? आगे बढ़े कहानी को। ये पॉइंट समझ में आया कैसे काम करता है चेंज इन इनकम चेंज। फार्मूले याद हो जाएंगे। फार्मूले बहुत सारे हो गए हैं कल से अभी तक में, ठीक है ना? यदि पूरे फार्मूले को मैं अभी जोड़ के लिखूं ना तो 14-15-20 फार्मूले हो चुके। बात समझ में आ गई ना? कल के 10, ठीक है। इन फार्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, इसको रब करें। समझ में आ गया? चलिए तो एक बार फार्मूले में पूरे लिख देता हूं ताकि आपके दिमाग में सारे फार्मूले चले, ठीक है ना? स्टार्टिंग हुई थी अपनी APC बराबर C/Y, APS बराबर S/Y, MPC बराबर चेंज इन C/चेंज इन Y, MPS बराबर चेंज इन S/चेंज इन Y। इसके बाद APC प्लस APS बराबर 1, MPC प्लस MPS बराबर 1। APC बराबर होता है 1 माइनस APS, APS बराबर होता है APS 1 माइनस APC, MPC बराबर होता है 1 माइनस MPS, MPC बराबर होता है भैया, और MPS बराबर होता है 1 माइनस MPC। ये फार्मूले हो गए। इसके बाद अगला K बराबर होता है चेंज इन Y अपॉन चेंज इन I, चेंज इन I। दूसरा फार्मूला क्या होता है? चेंज इन Y अपॉन चेंज इन S। तीसरा फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन 1 माइनस MPC। चौथा फार्मूला क्या होता है? 1 अपॉन MPS। ठीक है, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 फार्मूले। इन सारे फार्मूले से क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, ठीक है? ये बात आप समझ गए? चलिए अब आज का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे अपन, लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर ये क्या होता है? लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर, इसको समझने की कोशिश करिए। लीकेज कैसे होता है मल्टीप्लायर? लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर इसको हम बोलते हैं गुणक का रिसाव। क्या बोलते हैं? गुणक का रिसाव। गुणक का रिसाव, लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर, लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर ये क्या होता है? गुणक का रिसाव, लीकेज ऑफ मल्टीप्लायर। समझते हैं लीकेज का मतलब ये भी सब कि भैया ऐसा पैसा, ध्यान रखिएगा, ऐसा पैसा जो कंजम्पशन में नहीं है वो लीकेज है। मैं क्या बोला? ऐसा पैसा जो कंजम्पशन में नहीं है वो क्या है? लीकेज। यानी जो पैसा आपने बचत कर लिया, क्या वो पैसा बाजार में गया? वो पैसा बाजार में नहीं गया। वो बाद में जाएगा इन्वेस्टमेंट की फॉर्म में, अलग बात होगी, पर जो पैसा आपने सेव किया क्या वो बाजार में गया? शुरुआती तौर पर तो बाजार में पैसा नहीं जाता, वो लीकेज में आएगा। किसमें आएगा? लीकेज। बात समझ में आ गई ना? यदि आप कोई बचत कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? बचत को ज्यादा मात्रा में बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा? लीकेज होगा, रिसाव होगा। क्या होगा? गुणक का। उससे आपके मल्टीप्लायर नहीं होगा, उससे क्या होगा? आपका गुणक कम होगा, ये मल्टीप्लायर कम होगा। बात समझ में आई कि नहीं? दूसरा क्या हो सकता है? यदि मान लीजिए आपने किसी से उधार लेके पैसा रखा, उधार पैसा लेके रखा
और आपने उसका रेंट चुका दिया, लोन का पेमेंट कर दिया, तो क्या आपने कंजम्पशन किया? ना, आपने कंजम्पशन नहीं किया, आपने पुराने ऋणों का भुगतान किया। कंजम्पशन मतलब वस्तुओं का उपभोग करना, सेवाओं का उपभोग करना। आपने कंजम्पशन तो नहीं किया, आपने पुराने ऋण का कर दिया भुगतान। ये भी किसका पार्ट कहलाएगा? लीकेज। किसका पार्ट कहलाएगा? लीकेज। यदि आपने कोई पास्ट लोन है उसका कर दिया, रीपेमेंट कर दिया। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए आपने आयातित वस्तुओं का उपयोग किया, आयातित वस्तु समझते हैं, इंपोर्टेड गुड्स, तो क्या हमारी लोन में पैसा है? नहीं। आपने एप्पल मोबाइल लिया तो पैसा कहाँ गया? विदेश में गया। ये भी क्या? लीकेज। किसका है? लीकेज। बात समझ पा रहे? समझ पा रहे? क्लियर हो गई बात? यदि आप बचत को बढ़ा दें, बचत को बढ़ाएंगे तो भी क्या होगा? लीकेज ही होगा। ठीक है ना? तो ये सारे पॉइंट होते हैं जिसके कारण क्या होता है? लीकेज होता है। किसमें? गुणक के हिसाब। ठीक है ना? इसी प्रकार से ये स्टॉक मार्केट में कोई पैसा आपने लगा दिया, तो स्टॉक मार्केट में यदि आपने पैसा लगाया तो वो क्या है? लीकेज है। क्या बेटा? एक प्रकार का लीकेज, क्योंकि आपने कोई वस्तु और सेवाओं पर पैसा नहीं लगाया, आपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए पैसा लगाया। क्लियर हो गई बात? 4 पॉइंट याद हो जाएंगे। पहला बचत, दूसरा आयातित वस्तुओं का उपयोग, पुराने ऋणों का भुगतान, और स्टॉक मार्केट में पैसा आपने कर दिया लगाया। ये क्या है? लीकेज। किसका? गुणक। लीकेज का मतलब दिमाग में क्या बैठाना है कि भैया पैसा कंजम्पशन में खर्च नहीं हो रहा, अन्य जगह जा रहा है, वो क्या कहलाएगा? लीकेज। क्या कहलाएगा? लीकेज। मतलब वो पैसा प्रवाह में नहीं आ रहा। समझ में आ गई बात? यहाँ तक कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं? चलिए, तो अपन ने गुणक के रिसाव की बात कर ली। इसमें 2 ही चीजें आप लोगों को पढ़नी है, गुणक का रिसाव क्या होता है और इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्या होता है। और आपको पढ़ना है बेटा जी, और पढ़ना है आपको इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा। यहां से चैप्टर क्या होता है आपका खत्म। कल वाली क्लास में पढ़ेंगे मांग अधिक क्या होता है, और मांग अधिक और मांग की कमी या अभावी मांग क्या होती है, इसके विषय में समझेंगे। मांग अधिक और अभावी मांग क्या होती है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल की क्लास में।